नमस्कार दोस्तों। न ये तूफान ही अपने कभी तेवर बदलते हैं, न इनके खौफ में अपना कभी घर बदलते हैं। नजर के सामने क्या है समझ में नहीं आता, ताज्जुब है ये किस रफ्तार से मंजर बदलते हैं। कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी बहलाए, कहाँ झुकते हैं आईने, कहाँ पत्थर बदलते हैं। वही मौसम की मनमानी, वही तेजाब की बारिश, कहीं तिथियां बदलने पर हमारे डर बदलते हैं। तो हुजूर, इन डर की बात मैं कर रहा हूं, और जब इन डर की बात कर रहा हूं तो आप इससे समझ सकते हैं अशोक रावत जी के शब्द हैं, जो एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, लेखक हैं, और उन्होंने तमाम सामायिक विषयों पर बड़ा बेबाक लिखते रहते हैं। तो इस पर मैं चर्चा करूं, इसके पहले एक छोटी सी घटना बताता हूं और उसके बाद में बात शुरू करूंगा। एक हमारे दोस्त हैं मुश्ताक अहमद साहब, ऑफिसर हैं, और उन्होंने एक बात लिखी, शेयर बुक फेसबुक पे शेयर की कि ये मेरा इंडिया। एक दूध वाला उनके घर में 1.5 महीने से दूध दे रहा था। अचानक उसने कल उनसे उनका गोत्र पूछ लिया, तो उन्होंने बताया, और गोत्र और नाम सब कुछ जो भी कुछ था उन्होंने बता दिया। उसने सुना तो अच्छा, तो बुजुर्ग तो अपने बच्चों के साथ इस बात के लिए डटे रहे कि नहीं, वो अच्छे आदमी हैं और साहब, और मैं वहां दूध दूंगा। लेकिन उनके बच्चे जो थे, बेटे थे, वो अड़ गए, जो युवा पीढ़ी है, और उसने कहा कि दूध नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जब वो नहीं आए तो उन्होंने पूछा रीवा के मकान मालिक, तो इसी तरीके से वो अड़ करके और वो कहने लगा, नहीं, हम किसी मुसलमान को गाय का दूध नहीं देंगे। बस बुजुर्ग कह रहे हैं नहीं देना है, बच्चे कह रहे हैं नहीं देना है, ये युवा पीढ़ी। चलिए, इसी तरीके से उन्होंने एक रीवा की एक और घटना का जिक्र किया कि मकान मालिक ने किराया ले लिया। किराया लेने के बाद में वो ट्रक लेकर के जब सामान लेकर के पहुंचे वहां रहने के लिए, तो उसने घर के भरे ट्रक को यह बोलकर किराया लौटा दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि आप मुसलमान हैं, और इसलिए हम इसको नहीं दें। आप कल्पना करिए। तो उन्होंने लिखा है ये मेरा इंडिया है। क्यों नहीं कहेंगे? ये हालात हो तो दर्द अपने आप चला, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये हमारा इंडिया था? क्या हमने इसके लिए इसे बनाया था? क्या हिंदुस्तान, इंडिया, जो भी आप नाम देते हैं, जिसे आज नरेंद्र मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्यू इंडिया कहा जा रहा है, तो ये न्यू इंडिया आप बना रहे हैं जिसमें सरकारें जनता को रोजगार देने के लिए, अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए, अधिक से अधिक जनता की समृद्धि के लिए, और अधिक से अधिक संबल प्रदान करने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है। मस्जिद तो हालांकि नहीं बन रही है कहीं, तो मंदिर ही बन रहे हैं। और इसके उदाहरण उत्तर प्रदेश आपके सामने है, सबसे बड़ा है, जहां सरकारी धन लगा करके मंदिर बनाए जा रहे हैं। और यह एक उदाहरण नहीं, आप आ जाइए हरियाणा में। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की भूमि का नाम देते हुए जिस तरीके से यहां पर तमाम जगह मंदिरों का वो किया जा रहा है, उससे आप समझिए। और छोड़िए, आप तेलंगाना चले जाइए। तेलंगाना में 1,500 करोड़ रुपए का एक मंदिर बनाया जा चुका है, और फिर करीब इतने का ही एक और मंदिर बनाए जाने की और पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से उसके लिए बाकायदे बजट एलोकेट कर दिया गया है। कल्पना करें। और ये एक जगह नहीं, धीरे धीरे बहुत सारी जगह होंगी।
और जब ये होने लगा तो आप क्या कहें? क्या सरकार का काम मंदिर बनाना रह गया? धार्मिक संस्थाएं खत्म हो गई, मर गई। धार्मिक लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है, या इतना काम हो गया है कि उनके पास में अब ये करने का वक्त नहीं। तो यह स्थिति, जब यह स्थिति हो तो ऐसा ही इंडिया बनता है, क्योंकि यह इंडिया नफरत से फलता फूलता है। यह इंडिया धर्म शोषक बन करके फलता फूलता है, और आपको मंदिरों के सामने भिखारी की तरह बैठाने, मंदिरों के सामने आपको भीख मांगने के, खड़ा करने के लिए, मंदिरों के लिए आए धन से लूट करने के लिए। और कमोबेश इसी तरीके का काम पंजाब में हुआ। पंजाब में जिन दिनों फिरका परस्तों की ताकत बढ़ी और जब पंथक पार्टियां सत्ता में आईं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहां के धर्म को और उसको मानने वालों को वो करने, खुश करने के लिए, उसके लिए काम शुरू कर दिया। तो यह स्थिति है, आप समझिए। लेकिन कोई इन बातों पर सवाल नहीं पूछ रहा कि आखिर देश का क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, देश में रोजगार का क्या होगा। रोजगार की दशा पर जिक्र करूं तो चंद 3 बातों से दिखा देता हूं। ट्विटर ने हिंदुस्तान के अपने 3 ऑफिसेज 2 पूरी तरह बंद कर दिए, और एक जो बचा उसे बंद करने और न करने के बराबर कर दिया, यानी उसमें सिर्फ टोटल 3 एम्प्लॉय बचे। कहां ट्विटर कितने लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी दे रहा था, और आज कहां इसे कल्पना करें। इसी तरह गूगल ने भारत के तमाम जो है ऑफिसेज में अपनी छटनी कर दी, और नतीजा ये हुआ कि भारत में उनके चंद लोग बचे, हजारों लोग की नौकरी चली गई। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी और कंपनी हो जो रोजगार दे, एमएसएमई सेक्टर 70% से अधिक बर्बाद हो गया। आप समझिए, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, बर्बाद हो गया। उस दशा में आके खड़ा, और यह एक जगह नहीं है, तमाम जगह सरकारी सेक्टर्स में नौकरियां नहीं बची, और जो है बड़ी थोड़ी सी बची है, वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं। आप कल्पना करिए, आप बड़ा सोचते थे कि अपने बच्चे को क्या बनाएंगे और क्या करेंगे, आज इस दशा में। क्यों? क्योंकि ये पैसा कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां डाइवर्ट किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन सेल के प्रमुख जयराम रमेश पिछले 12-14 दिन से लगातार नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं कौन, बताइए साहब, हम आपके हैं कौन। और इस पर रोज 3 सवाल वो पूछते हैं, और लगातार पूछ रहे हैं 3 सवाल कि प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, हम आपके हैं कौन, ये अदानी से आपके रिश्ते क्या हैं, किस तरीके से उन्हें आपने क्या क्या सौंपा है, क्या क्या किया है। आप कल्पना करेंगे, एक शब्द, एक जवाब नहीं। आप अपने आप को पाक साफ बताते हो तो भाई क्यों जेपीसी से भाग रहे हो, आपके ही अधीन तो होनी। तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ, कांग्रेस के ही समय में देख लीजिए, हुए सत्यम घोटाले का आरोप लगा, लेकिन क्या राजू भाग पाया? जेल गया। सहारा ग्रुप क्या भाग पाया? जेल गया। आसाराम भाग पाया? जेल गया। तेलगी भाग पाया? नहीं, जेल गया। हर्षद मेहता भाग पाया? नहीं, जेल गया। हितेन दलाल भाग पाया? नहीं, जेल गया।
और यहीं पर उनको कानूनों के तहत दंड दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है नरेंद्र मोदी के शासन, ललित मोदी ने फ्रॉड किया, लूट की, भाग गया। विजय माल्या ने लूट की, भाग गया। नीरव मोदी लूट की, भाग गया। निशाल मोदी लूट की, भाग गया। केतन मेहता लूट की, भाग गया। मेहुल चौकसी लूट की, भाग गया। जयेश भाई, मोदी का बड़ा खास, जयेश भाई कहते, भाग गया। तो आप कल्पना करें, और ऐसी स्थिति में जब जॉर्ज सोरोस 95 साल के लोकतंत्र पर खुलकर बोलते हैं, और उन्होंने जब बड़े शालीनता से एक चीज कही, तो जॉर्ज सोरोस ने जो कहा वो समझने वाला, उन्होंने क्या गलत कहा? अडानी एक घोटाला है। मोदी और अडानी का ये जो मिला हुआ घोटाला है, और इस घोटाले में भारत के ही नहीं विदेशी इन्वेस्टर और सब चीजें बर्बाद हो रहे, सही में हो रहे। और उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित रूप से भारत की संसद को इस पर जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, और जिस तरीके से भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, उसके लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है ये लोग जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं उन पर जांच भी होनी चाहिए, सवाल भी उठने चाहिए, बात भी होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? उनका तो खंडन होता है, उनको हतोत्साहित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि साहब आप कहां पे हैं और कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप इससे समझिए किस स्थिति में आप जाते हैं। और यह जब होता है तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी या और लोग क्या करा रहे होते हैं? वो इजराइल के हैकर्स के जरिए, सोशल मीडिया मैनेजर्स के जरिए और तमाम सब के जरिए किस तरीके से पेगासस और सारी चीजों का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक गलत नैरेटिव खड़ा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की के नेताओं से मिलने के पहले नैरेटिव शब्द को ही नहीं समझता। मैंने फर्स्ट टाइम इन्हीं के मुंह से यह शब्द सुना था, और जब सुना था तो उसके बाद मैंने डिक्शनरी में देखा। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, ये इसी मोदी सरकार की बात, आप समझिए। तो द गार्जियन जैसे ब्रिटेन के बड़े अखबार में इसको लेकर के सारी चीजें छपी कि किस तरीके से उसने हिंदुस्तान की पूरी डेमोक्रेसी को काबू किया और किस तरीके से किया। निश्चित रूप से अपने आप में सवाल है कि यदि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इस स्थिति में है तो सवालों में होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए साहब? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को जो प्रभावित कर रहा हो, जिस तरीके से बेच रहा हो, जिस तरीके से काबिज होने के लिए सारे खेल कर रहा हो, उस पर तो जांच होनी चाहिए, जवाब होने चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, संसद में चीजें आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रही? जो सवाल पूछता है उस पर आता है। विनोद अडानी की जो कंपनी है, अडानी समूह की जो कंपनियां हैं, वो मिलकर जो खेल करती हैं उस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? और क्यों नहीं होती? उनकी सेल कंपनियों से जिस तरह से पैसा ट्रांसफर हुआ। और एक बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हालांकि मैं उस आदमी को क्या कहता हूं कि मौका परस्त और सही शब्द कहूं कि दोगला मैं मानता हूं, और उस शख्स की बात करता हूं। उसने भी एक बात कही, उस बात में दम है कि अदानी की हम्बन टोटा और कोलंबाई जो स्काई इसके पर है, उसके प्रोजेक्ट में क्या है और क्यों उसे मदद दी जा रही है और कैसे दी जा रही है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सवाल तो हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए।
कि जिस तरीके से भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, क्यों इसके जरिए आपने चीन को फायदा दिया, और चीन का जो है किस तरीके से श्रीलंका और सबको मिलाकर किस तरीके कोलंबो और सब कुछ, और इससे जो चीन को क्या हुआ और चीन को कैसे फायदा दिया गया, कौन लोग हैं, क्या है, इसको लेके उन्होंने सवाल। और शायद यही वजह तो नहीं थी कि नरेंद्र मोदी ने कहा न कोई घुस आया है न कोई घुसा है। सही है, क्योंकि आप की कंपनी का जो पूरा धंधा है, अब आपकी कंपनी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अदानी के लिए आप ढाल बन के खड़े हैं। जो बीबीसी सच दिखाती है उसके यहां छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है उसके यहां कोई जांच नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, और जांच के नाम पे आप सुप्रीम कोर्ट को बहलाने की कोशिश करते हैं, सीलबंद लिफाफे में देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जवाब दे दिया, लेकिन आप क्या करें? तो ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि नफरत और धर्म के आड़ में आप इस देश को लूट रहे हैं, और इस देश को जब लूटते हैं तब निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने किसी को आना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने कौन आ रहा है? लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो विपक्ष क्या कहता है? नीतीश कुमार ने कहा कि यदि सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मैं सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस क्या करे? उसने आपको आमंत्रण तो दिया था, आप उसमें भी नहीं पहुंचते हैं। जब आपको कहा जाता है कि आइए साथ लड़े, तब आप नहीं दिखाई देते हैं, और फिर कहते हैं एक करिए। तो एक कैसे करिए? वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप स्वार्थ में वसीभूत हैं। चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो जो घोटालों की सरकार है, और चाहे तेलंगाना की सरकार हो केसीआर की जो घोटालों की सरकार है, या ममता बनर्जी की सरकार हो पश्चिम बंगाल की जो घोटालों की सरकार है। यही वजह है कि जहां जहां घोटाले हैं वो डरे हुए उस विपक्ष से लड़ने को तैयार बैठे हैं जो सचमुच मोदी से लड़ रहा है। इसीलिए कांग्रेस सवाल कर, लेकिन बाकी में यह हिम्मत नहीं है कि सवाल कर सके। तो इससे आप देश को बचाना है, देश के लिए यदि आप सोचते हैं तो आपको फैसला करना होगा। नहीं तो जाइए मंदिरों के सामने भीख मांगिएगा, आपके बच्चे मांगेंगे, आपका परिवार मांगेगा, आपकी बेटियां किसी के बेडरूम में उसकी सेवाएं दे रही होंगी, तो सर्विस प्रोवाइडर बनेंगी। बस इतना ही सच बचे। फैसला आपको करना है कि आपको इन बेईमान झूठे मक्कारों के साथ रहना है या आपको सही दिशा में बढ़ना है। धर्म आपका निजी विषय है, यह सरकार का विषय नहीं। नफरत सबसे गंदी चीज है, यह आपको और आपके परिवार सबको खत्म कर इससे, और इस पूंजीवादी ताकत से यदि लड़ना है तो बराबर की लड़ाई हो, दोनों का सामंजस्य बिठाना होगा, और पंडित नेहरू की तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करनी होगी कि कारपोरेट को भी बढ़ाएंगे, लेकिन कारपोरेट से लेंगे और गरीब को मदद करेंगे, गरीब भी आगे बढ़े और वो भी बढ़े, जिससे कि दोनों एक समय में बराबर आगे खड़े। और ये हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का मालिकान और उसके साथ साथ और भी तमाम सारे लोग जो बढ़ के यहां तक पहुंचे। सोचिए आपको क्या करना, देश के लिए या चंद नफरती लोगों के? फैसला आपका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।